और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। खानपुर संदेश यात्रा पहुंची है, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और इस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें खानपुर से। ये देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है। 128 वर्ष के बावजूद भी आज भी देश में सबसे ज्यादा जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। केंद्र में सरकार है, 13 राज्यों में सरकार है, सबसे ज्यादा एमएलए एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे ज्यादा प्रधान हैं, प्रमुख हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, सबसे ज्यादा जनता है, मतदाता है, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। और ये इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से देश की जनता के लिए संघर्ष किया, देश की जनता का सेवा की। पहले 62 साल के जद्दोजहद के बाद में अहिंसात्मक तरीके से महात्मा जी के नेतृत्व में मुल्क को आज़ाद कराया और उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं बना करके 66 वर्ष में देश का नियोजित विकास किया। आज जो आपको ये आधुनिक राजस्थान, जो ये आधुनिक भारत दिखाई दे रहा है, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की तुलना दुनिया के विकसित देश अमेरिका, जापान, जर्मनी और चीन से होती है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने देश में संविधान बनाया, लोकतंत्र को कायम किया। ये वोट का जो राज शुरू किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये यहाँ जो बड़ी संख्या में जो किसान लोग बैठे हैं, इन्हें जो जमीन का मालिक बनाया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसकी लोकतंत्र में केवल उसको स्थापित नहीं किया बल्कि प्रगाढ़ आस्था है। आज भी हमारे देश के लोकतंत्र की दुनिया में प्रशंसा होती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है। और कांग्रेस पार्टी समानता में विश्वास रखती है। जो देश में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो भी समताएं हैं, उनको समाप्त करके समतावादी समाज बनाना चाहती है। मुझे बहुत अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि आज जब चुनाव हैं और चुनाव में जब लोगों का वोट लेना है, तो वसुंधरा जी जैसी नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सांप्रदायिकता और जातिवाद फैला रही है। इस देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। इस देश के एकता और अखंडता के खातिर, इस देश को एक रखने के लिए जातीयता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जब जब जरूरत पड़ी है, कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानी दी है। देश की आजादी की लड़ाई तिरंगे को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी। आज भी असंख्य स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस पार्टी के पास में है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, यहां पर एक बयान दिया था, वसुंधरा राजे जी ने कहा था कि मैं डरती नहीं हूं। कौन डरा रहा है आपको? अशोक गहलोत जी के स्वभाव को तो आप जानते हैं। अशोक गहलोत जी तो इंसान की बात छोड़िए, पशु पक्षी को भी नहीं डराते, छोटे बच्चे को भी नहीं डराते हैं। वसुंधरा जी, आप डरती हो। यदि आप नहीं डरती तो 4 साल तक लंदन में छुप के नहीं बैठती। आप जनता के बीच में रहती। और डरता कौन है? डरता वो है जो गलत काम करता है। और ये बात मैं पहले से कह रहा हूं। आज वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी दोनों बौखलाए हुए हैं। इन्हें पता ही नहीं था राजस्थान में हो क्या रहा।
ये तो महंगाई के खिलाफ भी बयान लंदन में बैठ करके ही देती थी। 4 साल तक आई नहीं। आप खुद बताओ, झालावाड़ 12 इनका पुराना क्षेत्र है, ये कितनी बार दौरा किया यहां पर 4 साढ़े 4 साल में। राजस्थान की बात तो छोड़ो, और यहां पर कहते हैं कि मैं डरते नहीं हूं। विजय राजे जी का नाम लेती है, इनकी माताजी हैं, सबके सम्मानित हैं। विजय राजे जी ग्वालियर के राज खानदान से संबंध रखती हैं, महारानी हैं, राजमाता हैं, आरएसएस की, जनसंघ की, बीजेपी की बड़ी नेता रही हैं। लेकिन मैंने उनका नाम कभी आजादी की लड़ाई में नहीं सुना। आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेताओं ने लड़ी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ी, ये आम आदमी, किसान आदमी, गरीब आदमी और जनता ने लड़ी। और मैं कहना चाहूंगा कि जब देश को जरूरत पड़ी सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के लिए, महात्मा गांधी ने अपनी शहादत देने का काम किया। देश की एकता और अखंडता के लिए, आतंकवाद के खात्मे के लिए इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सरदार बेंच ने शहादत देने का काम किया। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, वसुंधरा जी से पूछना चाहता हूं, आडवाणी जी से भी पूछना चाहता हूं कि आपके पास भी कोई एक है क्या जिसने देश आजाद होने से पहले और देश के आजाद होने के बाद में कभी कोई शहादत देने का काम किया? कोई नाम तो बताए। आज ये कह रहे हैं कि 65 साल तक देश में कांग्रेस का राज रहा, राजस्थान में 50 साल तक कांग्रेस का राज। ब्रेक के बाद में ये अब सीधे रुख करते हैं खानपुर का, जहां पर मुकुल वासनिक इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर किया है, हम ये मानते हैं कि ये स्वागत जो आपने यहाँ पर किया, ये व्यक्ति करके हमारा स्वागत नहीं, बल्कि कांग्रेस का संदेश लेकर जो यहाँ पर हम आए हैं, वो कांग्रेस के संदेश का आपने यहाँ पर स्वागत किया है। पिछले दिनों में ये संदेश यात्रा करीब 30 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंची है और अगले 2 महीने में ये यात्रा राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों तक के पहुंचेगी। हमारा मकसद ये है कि आज देश के स्तर पर और राज्य के स्तर पर कांग्रेस के हुकूमत के जरिए जो आम लोगों के लिए हमने विकास के काम किए, वो लेकर हम लोगों के बीच पहुंचे और लोगों का समर्थन और बड़ी तादाद में हम कांग्रेस के पीछे खड़े करने का ये प्रयास कर रहे हैं। हमने कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर आम लोगों के लिए किए गए कामों का हम जब ब्यौरा लोगों के सामने रखते हैं, तो ये आलोचना करने का एक सिलसिला, जिन्होंने सुराज संकल्प यात्रा निकाली है, उनके सुराज संकल्प यात्रा में सुराज के बारे में तो कोई बात नहीं होती, लेकिन महज सिर्फ आलोचना ही आलोचना कि राजस्थान में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार क्या नहीं कर रही, इसी को लेकर ये सुराज संकल्प यात्रा में लोग अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी रामगंज मंडी में कुछ साथियों ने जब ये बात मुझे बताई कि सुराज संकल्प यात्रा में वसुंधरा राजे ने बहुत आलोचना कांग्रेस के सरकार की करी है, तो आपको क्या कहना जब ये पूछा गया, तो मैंने एक ही जवाब दिया कि अगर किसी को पीलिया हुआ है तो उसको सिर्फ पीला ही पीला नजर आता और कुछ नजर नहीं आता। साथियों, आज यहां पर सुराज का मायना क्या होता ये भी समझना होगा, सुराज कौन दे सकता है ये भी समझना होगा। अगर यहां पर निशुल्क दवा दी जाती है, निशुल्क इलाज किया जाता है और निशुल्क अगर जांच होती है, तो ये सुराज नहीं तो और क्या हो सकता है। अगर कोई बेघर है, जिसके सिर पर छत नहीं है, उसको अगर आवास की व्यवस्था करके अगर हमारी सरकार अगर कोशिश करती है, तो वो सुराज नहीं है तो वो और क्या हो सकता है। अगर यहां के किसानों का हम कर्जा माफ करते हैं,
तो वो सुराज नहीं तो और क्या हो सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी तो गेहूं को अगर 500 का एमएसपी था, तो आज हमारी सरकार ने दिल्ली में 1350 का ऐलान किया और अशोक गहलोत कहते हैं 1350 से हमारा किसान उसका संतोष नहीं हो सकता, हम 200 का और बोनस देते तो ये सुराज नहीं तो और क्या हो सकता है। हमारी सरकार ये संवेदनशील सरकार है, हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है और इसलिए आज हमारी सरकार ये सुराज लाने की दिशा में काम करती है, ये बताने के लिए भी हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, हिंदुस्तान में बताइए कौन दूसरा ऐसा नेता है, ये मेरी चुनौती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं तो हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दलों को ये खुली चुनौती हम देते हैं कि अगर जलजला आता है कहीं पर तो सबसे पहले सोनिया गांधी पहुंचती है, कहीं पर सूखा है तो सोनिया गांधी पहुंचती है, कहीं पर अकाल है तो सोनिया गांधी पहुंचती है, कहीं पर सुनामी है तो सोनिया गांधी पहुंचती है और कहीं पर अगर आतंकी हमला करते हैं तो सोनिया गांधी पहुंचती है। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसका नेता लोगों की मुसीबत में खड़ा रहने का काम करता, कोई और दूसरा नेता नहीं, वो महज सिर्फ सोनिया गांधी है। आज जो राजस्थान में सुराज की बात करते हैं, उन्हें राजस्थान क्या है ये पता ही नहीं। राजस्थान कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, राजस्थान कोई सिर्फ भूगोल का विषय नहीं, बल्कि अगर राजस्थान की परिभाषा करना है तो ये समझना होगा कि यहाँ बहती नदी नाले, यहाँ के पहाड़ पर्वत, यहाँ के झील झरने, यहाँ के रेगिस्तान, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ की कला, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ का साहित्य। और ब्रेक के बाद में अब रुक करते हैं कानपुर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात रख रहे हैं। श्रीमती कैलाश भाई मीणा जी, श्रीमती हेम कंवर उप प्रधान साहिबा, पंचायत समिति कानपुर सरपंच साहिबा, अरबाब खान जी और दिग्विजय सिंह जी, तमाम उपस्थित हमारे अन्य नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं और बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कांग्रेस संदेश यात्रा के अंतर्गत आज कानपुर में फिर आने का मुझे अवसर मिला। आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इस गर्मी के अंदर जिस रूप में आप हवा खा रहे हैं, बैठे हुए हैं लंबे समय से, इसलिए ज़्यादा समय तो मैं नहीं लूँगा, पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, माताओं को, बहनों को, विशेष रूप से बुजुर्गों को, सभी को, कि ये तमाम इतना इंतज़ार भी करना, गर्मी में बैठना, इस बात का प्रतीक भी है कि आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपकी मोहब्बत हम सबके प्रति है। इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको बहुत विस्तार से कही, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो तमाम पार्टियाँ सक्रिय हो जाती है, अपनी बात कहती है, आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं। ये लोकतंत्र का कायदा भी है और सरकार भी अपनी बात कहती है। 5 साल में हमने क्या किया, क्या क्या नहीं किया। आप में से अधिकांश लोग जानते भी हैं कि हर वर्ष में हमने नए नए निर्णय किए, वित्तीय प्रबंधन हमने ठीक किया, राजस्व बढ़ाया। उस कारण से ये संभव हुआ। हम एक से एक बढ़कर के आम व्यक्ति के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए, बुजुर्गों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और सभी वर्गों के लिए, SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो,
किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। किसी भाई ने एक बार अपने भाषण में कहा कि आपकी सरकार ने जन्म से लेकर मरण तक की स्थिति में तमाम योजनाएं लागू करी राजस्थान के अंदर। ऐसी योजनाएं इस देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ किसी भी राज्य में लागू नहीं होगी। इस कदर हम लोगों ने ध्यान रखने का प्रयास किया। और सोनिया गांधी जी ने निश्चित रूप में महिलाओं के लिए ये कोई कम बात नहीं है। एक महिला का प्रसव होता है, जापा होता है, 500, 1000, 2000 रुपये खर्च होना मामूली बात थी। 20,000 भी खर्च होते हैं, पैसे वाले खर्च करते हैं, 1 लाख खर्च करते होंगे। तो सोनिया गांधी ने जो स्कीम निकाली और हमें आदेश दिया, कोई महिला राजस्थान की या देश की कहीं गांव में रहती हो, ढाणी में रहती हो, उसका प्रसव अस्पताल में लाके करवाओ, टैक्सी का भाड़ा सरकार देवे, उसको खाना पीना फ्री, दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री। बच्चा अगर पैदा बीमार हो जाए तो उसको इलाज पूरा करो, जब तक उसको छुट्टी मत दो। और इलाज पूरा नहीं हो रहा वहाँ पर बड़े अस्पताल में भेजना है तो सरकार भिजवाए टैक्सी करके बड़े अस्पताल के अंदर। जब माँ बच्चे ठीक हो जाए तब वापिस गांव तक छोड़ने का भाड़ा भी सरकार दे रही महिला को, ऊपर से 1400 रुपये दे रही। तो आप सोच सकते हो कि बच्चा पैदा होते ही सरकार ध्यान रखने की बात कर रही है। 16 लाख महिलाओं का अभी तक प्रसव सरकार के स्वच्छता के थ्रू अस्पताल के अंदर। और सब जगह मैं खुद आया था यहाँ पर कानपुर के इलाके के अंदर। कहाँ पे आया था मैं? कहाँ आया था मैं? कशीपुर मंडी के अंदर। और मैं देखा वहाँ पर मैं 2 बच्चे नवजात शिशु जा रहे थे तो मैंने चेक किया था महिलाओं को। तो कहने का मतलब ये स्कीम इतनी बना दी हम लोगों ने कि कोई सोच नहीं सकता। छात्रों को लैपटॉप दे रहे हैं। राजस्थान के उज्जवल भविष्य को देखते हुए यहाँ के छात्र आईटी की जो क्रांति हो गई, राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट ईमेल की सेवाएं हो गई, मोबाइल फ़ोन हर जेब में होने लग गए। कई महिलाएं रखती मोबाइल फ़ोन, खेत में काम करती करती अपने पतिदेव को फ़ोन करेगी, अभी मैं 2 घंटे देरी से आऊँगी, काम कर रही हूँ। ये जमाना आ गया है, क्रांति हो गई देश के अंदर। दुनिया भर में पहले टेलीफोन मिलते ही नहीं थे, चिट्ठियाँ जाती नहीं थी 5-7 दिन। अब तो 2 मिनट में चिट्ठी 1 पेज की नहीं, 5 पेज की, 50 पेज की, 100 पेज की भेज दो इंटरनेट से। ये क्रांति नहीं है? अमेरिका भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, मुंबई भेज दो, दिल्ली भेज दो, जयपुर भेज दो, झालावाड़ भेज दो। तो आज हम कंप्यूटर दे रहे हैं बच्चों को। 1,11,000 8वीं पार के नंबर 1 बच्चे आने वाले को, 10वीं पार के 10,000 बच्चों को, 12वीं पार 10,000 बच्चों को। जुलाई तक 1,11,000 कंप्यूटर हम लोग देंगे। और तो और 8वीं पार जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन नहीं आएगा तो दूसरे नंबर लगाएगा 11 नंबर तक, 10 बच्चे हर मिडिल स्कूल के अंदर। 3.5 लाख बच्चों को देंगे हम पीसी कंप्यूटर। वो बड़ा वाला कंप्यूटर होगा 25-30 हज़ार का, ये कंप्यूटर होगा 6-7 हज़ार का, जहाँ बच्चा कंप्यूटर सीख सकता है। छात्रों की योजना अलग बनाई। युवाओं के लिए हमने कहा 150 करोड़ रुपये हमने अलग रखे हैं कि युवा 5वीं पार करके पढ़े छोड़ चुका है, उम्र साथ नहीं दे रही है, वो नौकरी नहीं कर पा रहा है, तो मजदूर नहीं बने बल्कि कारीगर बन जाए। तो कारीगरी सिखाने के लिए 150 करोड़ रुपए वो कंपनियों के साथ अनुबंध किए राजस्थान भर के अंदर। हम उनको सिखाएंगे हुनर, स्किल डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि वो अच्छे पैसे कमा सके, अच्छा वो कारीगर बन सके। वो अलग स्कीम लागू करी। नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता अलग दे रहे हैं। सरकार पिछली भी दे रही थी, हमने वापस को शुरू किया। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इतनी स्कीमें लागू कर दी गई, इतनी स्कीमें लागू कर दी गई कि आज आम आदमी, महंगाई का ज़माना है, 40 लाख करीब परिवार ऐसे हैं, बीपीएल है, स्टेट बीपीएल है, अंत्योदय योजना वाले परिवार हैं। और एक कैटेगरी बना दी हम लोगों ने, HIV एड्स की भी है, और भी कैटेगरी में आते हैं
उन सबको 1 रुपया किलो गेहूँ, आप कल्पना करो बाजार में 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये मिलता है, 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं, 25 किलो गेहूँ दे रहे हैं। उत्तर भारत में एकमात्र राजस्थान है जो स्कीम में लागू करी। राजस्थान के अंदर गांव में गरीबों के मकान बन रहे हैं। पहले हम 50,000 देते थे, एक गांव में 5 मकान, 10 मकान, 20 मकान बन रहे हैं। कई ग्राम पंचायत में 300 मकान में देख के आया हूँ बन रहे हैं। 5,000 बाथरूम के लिए अलग दे रहे हैं, टॉयलेट के लिए 50,000 अलग दे रहे हैं। अब मैंने 50,000 बढ़ा के 70,000 कर दिए इस बजट के अंदर। अब 70,000 मिलेंगे उस गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए। अब हमारे वसुंधरा जी कहती है 50,000 मकान बनते हैं क्या? तो मैंने कहा वसुंधरा जी आप ठीक कह रही हो, 50,000 में बंगला तो नहीं बनता है। बंगले में तो 5 करोड़ लगते हैं, 10 करोड़ लगते हैं, 20 करोड़ लगते हैं। पर गरीब का झोंपड़ा जो कच्चा है, गर्मियों में आग लग जाती है, बरसात में, तूफान में, आंधी में रात निकालना मुश्किल होता है बच्चों सहित परिवार को। उनके लिए कच्चे झोंपड़े के बजाय अगर पक्का कमरा बन जाए, बरामदा बन जाए बैठने के लिए, एक बाथरूम बन जाए, धीरे धीरे अपना वो जोड़ता रहेगा। जोड़ने लग गए। तो आप कल्पना करो इस प्रकार की अगर स्कीम लेके आते हैं, उसमें 3,400 करोड़ रुपए सरकार ने कर्जा लिया उन गरीबों के लिए बांटने के लिए, और ब्याज सहित सरकार चुकाएगी हुडको को, जो केंद्र की स्कीम जो संस्था है उसको गरीब से 1 रुपया नहीं लेगी, पूरा कर्जा गरीब का सरकार चुकाएगी। इस प्रकार की योजना है। अब उसकी भी आलोचना आप कर रहे हो कि मकान बनता है क्या? बंगला नहीं बन सकता है। और मैंने एक ये भी कहा, आप जहाँ जाके रुकती हो होटलों के अंदर, मुंबई में, दिल्ली में या कहीं पर, एक रात का किराया वहाँ 50,000 रुपये होता है कमरे का, 80,000 होता है, 1 लाख होता है। इतने बड़े सूट होते हैं। क्या गरीब आदमी को बताएं? गरीब आदमी को मालूम ही नहीं है ये भी होता है क्या। तो मैंने कहा आपको ऐसा नहीं हो सकता है जहाँ एक रात सोने के 1 लाख रुपए देते हो आप लोग, वहाँ गरीब का 50,000, 80,000 मकान बन जाए, उसके लिए महल बनने के बराबर होता है। अब हम ये बात कहते हैं, महलों की बात करते हैं, उनको तकलीफ होती है। हम कहते हैं कि स्कीम हम अच्छी से अच्छी लेके आ रहे हैं। हम कहते हैं बच्ची जो है, लड़का लड़की एक समान है। लड़की पैदा होते के लोग मार देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, और अनुपात बदल रहा है लड़के लड़कियों का। अगर लड़के लड़के पैदा होंगे गांव में, लड़कियां नहीं होगी, तो शादियां कैसी होगी लड़कों की? और ये स्थिति कई गांव में, कई जिलों में, कई प्रदेश में हो चुकी है। दक्षिण के राज्यों में जाके लड़की लेके आते शादी करके, वो लोग खरीद करके नॉर्थ ईस्ट में के, और वो लड़की वहाँ ना बोली समझती है, ना संस्कार, ना अपने रीति रिवाज, ना खान पान समझती है। 4, 5, 6 महीने भाग जाती वापस। वो कमाना डोलता फिरता गांव के अंदर। अब मैं क्या, ताली बजाओ, और जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ। अब आप बताओ, अगर मैंने ताली बजवा दी तो इसका ताली बजाने मतलब क्या मालूम आपको? ताली बजाने का मतलब ये हुआ है, जिनसे मैंने ताली बजवा दी और ताली आपने बजा दी मेरे कहने से, वो कम से कम उसके घर में वो सोचेगा कि मैंने वहाँ खुशी जाहिर करी थी मीटिंग के अंदर सीएम की, इसलिए अब मेरे परिवार में या मेरे पड़ोस में कोई लड़की की हत्या, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए ताली बजाता हूँ। अब उससे ही उनको ऐतराज है कि सीएम की मीटिंग में कोई ताली बजाता ही नहीं है, इसलिए सीएम के ताली बजाओ, फिर भी वो नहीं बजाता है। अब उनका मैं क्या कर सकता हूँ? अगर इस प्रकार की मैं बात कहूँ समझाने के लिए, खुशी जाहिर करें, और मैंने किया ही नहीं है, करके दिखाया भी है। एक नई स्कीम मैंने लागू करी है कि जिसके घर में लड़की पैदा होगी उसको लड़का लड़की पैदा होने पे 1,400 रुपये देगी सरकार, जो मैंने बताया आपको। उसके अलावा मेरी सरकार ने फैसला किया है, लड़की पैदा होते ही उसकी माँ को 2,100 का अलग इनाम देंगे हम। एक साल तक 3 टीका लगा देगी वो बच्ची के, लड़की के,
तो 2100 इनाम और देंगे चेक के माध्यम से उस महिला को, और लड़की 5 साल की हो जाएगी, स्कूल जाने लगे बनेगी, तो 3100 का चेक मैं और दूंगा। ये भी मैंने फैसला किया है। अब आप अपना ताली परिवार में बताओ, मैं तो नहीं कहा आपको। वो कह रही है साहब की ताली बजाती नहीं लोग बाग। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अरे ये तो खुशी उनको होनी चाहिए, वो खुद महिला है। मेरी बात को समर्थन सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए था मुझे, तो वसुंधरा राजे जी का फोन आना चाहिए था, भाई मुख्यमंत्री महोदय आपने ये काम गजब का किया, महिलाओं के हित में काम किया, लड़कियों के हित में काम किया। वो खुद महिला है। तो आप सोच सकते हो हमारी हर बात की आलोचना करती हैं वो। दवाएं फ्री हमने करी, पूरा देश तो अचंभित थे उससे। 5-7 राज्यों ने हमारे अधिकारियों को बुला लिया समझने के लिए स्कीम को। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री समझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अमेरिका के लोग आके समझ रहे राजस्थान के अंदर कितनी शानदार स्कीम कैसे लेके आके दवाएं फ्री कर दी सबकी, और जब जांचें फ्री कर दी अब तो, जो देश में कहीं पे भी नहीं है, दुनिया में नहीं होगी। अब उससे भी उनको तकलीफ है। दवा मिलती है आपको? नहीं मिलती है। झूठ में बोलो नहीं मिलती है। अरे भाई ये क्या बोलते हो? दवाएं स्कीम लागू की है, स्कीम 6 दवाएं लिखी है, हो सकता है एक दवाई खत्म हो गई हो, एक दवाई सप्लाई नहीं हुई हो, ये छोटी मोटी कमी रहेगी। पर अच्छा पक्ष देखना चाहिए किस प्रकार से आज दवाएं फ्री है। पहले माँ बाप भी कई बार अपने बच्चों को नहीं कहते थे मैं बीमार हूँ, कि बच्चा बीमार बेकार में 500-1000 रुपये के नीचे आ जाएगा, खर्च हो जाएगा इसका। या बच्चा ने ध्यान नहीं रखा मेरा, तो मन में दुख होगा, देखो मेरा बच्चा मेरा ध्यान नहीं रख रहा है। अब हमने ऐसा इलाज करवा दिया है हर माँ बाप को, हर इंसान को, मोटियार हो, यूथ हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, कि मैं बीमार पड़ गया तो मैं किसी से मांगने की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाऊंगा अस्पताल में, अगर भर्ती भी होना पड़ा तो सारे इंजेक्शन, सारी सूजर्स जो लगाते हैं वो, सारी दवाइयाँ सब फ्री होगी। बीमार इलाज होके वापस घर आऊँगा, 1 रुपया मेरा खर्च नहीं होगा। इतनी शानदार स्कीम है जो कहीं पे भी नहीं है। तो इस प्रकार की क्रांतिकारी योजना जो हम लेके आए हैं, उसको विपक्ष को भी तारीफ करनी चाहिए और वो कमियां निकालेंगे। सड़कें टूटी पड़ी है, अरे भाई सड़कें अच्छी भी है, कई जगह पर रिपेयर मांगती है, रिपेयर भी करवाई हम लोगों ने, 750 करोड़ रुपये मैंने दिए अलग से। कुछ सड़कें खराब भी होगी, वो भी कभी ठीक होगी। ये किस राज्य में सड़कें पूरी कांच की तरह रही, बता दीजिए 50-60 साल के अंदर। पहले हम बहुत पीछे थे, पिछले राज्य में हमने प्रयास किए, बिजली के उत्पादन में बिजली मंत्री चंद्रमान जी थे, नंबर 1 रहे देश के अंदर हम लोग पैदा करने में। इन्होंने क्या किया? कुछ पैदा नहीं करी 4.5-5 साल के अंदर। ये आपको जो दिख रहा है पावर हाउस बन रहा, खाली पत्थर लगाया, पूरा काम हम लोगों ने इसको किया है। छबड़ा में हम लोग काम कर रहे हैं, सूरजगढ़ में कर रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हर बात की आलोचना करना, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये जुमले तो पॉलिटिकल जुमले हैं। किसी के बारे में कह सकते हो आप लोग? आपने 4.5 साल में, ये चंद्रमान जी ठीक कह रहे थे कि अगर कोई भूख से मर रहा था, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है वो धरना लगा देवे? मुझे वो दिन याद है जब अकाल पड़ा हुआ था पिछले टर्म में, मैं मुख्यमंत्री था 10 साल पहले, और इन्होंने कहा था लोग भूख से मरेंगे, और मुझे भी कहा गया, मुख्यमंत्री थे राजस्थान का, दिल्ली में वाजपेयी सरकार थी, बीके का कटोरा लेकर घूम रहा, गेहूँ मांगता फिर रहा, मेरे पर कटाक्ष की थी इन लोगों ने, और भूख से लोग मरेंगे। मैंने कहा सुन लीजिए, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए भूख से मरने की बात छोड़ो, एक आदमी को भूखा नहीं सोने दूंगा मैं राजस्थान के अंदर, ये मैं संकल्प कर सकता। और ये मैं करके दिखाया, घर घर में गेहूँ पहुँच गया उस जमाने के अंदर। बोरी इतनी इकट्ठी हो गई, घर में रखने की जगह नहीं रही थी, बोरी रखे कहाँ पर। कई लोगों ने तो बोरियाँ, गेहूँ की बोरियों से शादी कर ली अपने बच्चों की। क्या नहीं हुआ उस वक्त में? घर के खुद के काम कर लो, खुद का कमरा बना लो उस गेहूँ के पैसे से, गेहूँ की मजदूरी से कुंड बना लो, टाका बना लो, सब कुछ छूट दिया हम लोगों ने। अब वो उनको पच नहीं रहा इन बातों को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हमारी पशुधन की, अरे पशु तो मुक्त प्राणी है,
गौ माता हत्या बंद करो के नारे आप लगाते थे, आपने लगाना छोड़ दिया। आजकल बीजेपी ने, जो पहले जनसंघ थी तब लगाते थे। हम आज भी गायों का ध्यान रखते हैं। गौ सेवा संघ अलग, अभी 25 करोड़ रुपये हमने अलग दिए गौशालाओं के लिए। हमने कहा 50 करोड़ लगेंगे या 100 करोड़ लगेंगे, एक गाय को नहीं मरने देना चाहते। हम चाहते गौशालाओं की सेवा समाज तो करता ही करता है। ये प्रमोद भाई करता अपने वहाँ पर 12 के अंदर जितनी गौशाला राजस्थान की है उन सबको समाज सेवा करने वाले लोग पैसा देते हैं। सरकार भी 50 करोड़ लगेगा या 100 करोड़ लगेगा देगी सरकार। हमने कमेटी बनाई है, पूरी मीटिंग हो रही है। हम चाहते हैं कि गायों को हम लोग बचाएं। अब पशुओं की दवाई बहुत महंगी थी, हमने वो दवाई फ्री कर दी है। इस प्रकार से सरकार के कदम की सब लोग आज तारीफ करते हैं। खाली हमारे जो विपक्ष के लोग हैं इन्होंने कोई काम किया नहीं। 4 साल तक क्यों धरना क्यों नहीं दिया आपने? कोई भूख से मर रहा है, भूख से लोग मर रहे, छाल खा रहे हैं, छाले खा रहे हैं। लेकिन पूछो कि आप विपक्ष में थे, आप धरना देते, आप भूखहड़ताल बैठते, हम आपकी बात का सम्मान करते, जांच करवाते, कमी दूर करते हम लोग। पर ये जुमले चुनावी जुमले हैं, चुनाव जीतने के लिए जुमले हैं। झूठ बोल के आप कब तक काम चलाओगे? किस प्रकार से लोग गुमराह करोगे? लोग इन बातों को जानते भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की योजनाएं तो देखो आलीशान है और उस रूप में हमने काम शुरू किया है। और आगे भी हम जो स्कीमें, अब गुटखा में लगा दे प्रतिबंध, गुटखे खाने का, जर्दा खाने का कितना नुकसान होता था, कैंसर होता था। गुटखा जब प्रतिबंध लगा सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। और तो और गाँव में गुटखे लोग खाने लग गए, महिला खाने लग गई थी कई बार जगह, तो हम बहुत दुख होता था। नौजवान बच्चे खाने लगे थे। आज राजस्थान में गुटखा का हमने प्रतिबंध लगाया। राजस्व का नुकसान होगा तब भी हमने काम किया है। इस प्रकार से सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। इस प्रकार से सरकार जो फैसले कर रही है, मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा। प्रशासन गाँव के संग अभियान चला शानदार, पेंशन का अभियान, बुजुर्गों की पेंशन, ये माताएं बहनें बैठी हुई है, आज बुजुर्गों को पेंशन सरकार दे रही है। पूरा कैंपेन चलाया है। पहले 25 साल का बच्चा होता था घर के अंदर, पेंशन बंद हो जाती थी। अब हमने कर दिया 25 साल का नौजवान भी होगा तो पेंशन बंद हो गई, उसको वापस शुरू कर रहे हैं। और जिनकी पेंशन नहीं थी उनको पेंशन दे रहे हैं। अभी तक आपको जान के खुशी होगी 6,67,296 कल्पना करो आप। अभी आधा अभियान भी पूरा नहीं हुआ है, उसमें 6.25 लाख तक स्वीकृत हो गई है गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांग जनों के लिए पेंशन। और 750 पेंशन कर दी, जो पहले 300 रुपये थी, 500 कर दी हमने। पिछले साल के कम होंगे उम्र के, तो आज घर में अगर 1000 रुपये आएंगे या 1500 रुपये आएंगे पति पत्नी को मिला करके, आप हिसाब लगाओ साल भर का नरेगा में जो पैसा मिलता है उतना पैसा उनको घर बैठे हुए पेंशन के रूप में मिलेगा साल भर के अंदर। ये वो सोच सकता है। इस प्रकार की शानदार अभियान चला पूरे प्रदेश के अंदर। भीड़ पड़ रही है गाँव में। सरकार ने कल 5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। जो फोटो होगी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निःशक्तजनों की, परित्यक्ताओं की, उसका खर्चा 5 करोड़ रुपये होगा रास्ता भर के अंदर, वो भी सरकार देगी। उनके रुपये 1 रुपये नहीं लगेगा। ये भी हमने व्यवस्था करी है। इस प्रकार से सरकार ने जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें लागू करी है उसमें आपको और हमको समझना पड़ेगा। उन स्कीमों से इनको तकलीफ हो रही है। आज माइनॉरिटी के लिए है, एससी के लिए है, एसटी के लिए शानदार योजना आई है। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2.5 लाख से अधिक मिलने लगे उन लोगों को। छात्रों के अलग से छात्रावास बन रहे हैं। लड़कियों को हम साइकिल दे रहे हैं। 8वीं पार करते लड़की जो 9वीं में प्रवेश कर लेगी। और मैं अपील करना चाहूँगा लड़की को भी लड़के की तरह पढ़ाना चाहिए हमें। उन तमाम लड़कियों को, पहले शर्तें थी, सब शर्तें हमने समाप्त कर दी। अब हर लड़की को 8वीं पास करते 9वीं में जाएगी और सरकार की तरफ से साइकिल मिलेगी। ये हमने व्यवस्था कर दी है। तो गांव-गांव में ऐसी स्कीमें लेके आए हैं, उनको समझना पड़ेगा। और जो वादे हमने सरकार ने किए थे मैनिफेस्टो में, हमने चुनाव होते ही कहा 5 साल तक दरें नहीं बढ़ाएंगे बिजली की। हमने
दरें नहीं बढ़े, उसका भार जितने नहीं जानते हैं ये सरकार उठा रही है। 5,000 करोड़ तक का भार पड़ेगा, सरकार ने अपने ऊपर लेना कबूल किया है। वो आपको देखना पड़ेगा। किसानों को जो ऋण लेते हैं, पहले 1 लाख था, 1.5 लाख रुपए तक ऋण लेगा, जो टाइम भी चुका देगा। पूरा ब्याज सरकार भरेगी, 1 रुपया किसान को नहीं भरना पड़ेगा ब्याज का, बैंकों को सरकार देगी ब्याज उनके खाते में, किसान के खाते में। ये व्यवस्था हमने करी है, शानदार स्कीम है आपके यहाँ पर। और तो और जो डेयरी में दूध देते हैं 2 रुपये प्रति लीटर दूध का अलग से सरकार अनुदान देगी किसान को, ये अलग स्कीम हम लेके आए हैं। गांव-गांव में राजीव गांधी सेवा केंद्र बने ही हैं, आपको मालूम है। पानी के बिल, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल हो, नामांतरण खुलवाना हो, खातेदारी की नकल लेनी हो, कंप्यूटर सीखना हो, नरेगा का पेमेंट हो, तमाम धीरे धीरे वहाँ काम होने लग गए। अब हमने वहाँ पर किसान सेवा केंद्र खोलने का निश्चय किया है, जिससे कि वहाँ पर किसानों को तमाम सूचनाएँ कंप्यूटर से मिल सके, इंटरनेट से मिल सके। ये व्यवस्था हम लोगों ने करी है। गेहूँ के बारे में आपको कहा था, 150 रुपये हमने बोनस दिया है। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आपको सीधे लिए चलते हैं कानपुर, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन चल रहा है। हमने आपको दे दी है कि कैसे खारे पानी होंगे, वहां पर हम लोग आरओ लगाएंगे 1000 गाँव के अंदर। तो पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़क हो, सब सेक्टर में काम जोरदार चल रहा है। और जहाँ जहाँ कमी देखते हम ठीक करते जाते हैं। अभी मैं आ रहा था, स्वागत आप लोग करते, रास्ते में भारी भीड़ थी जगह जगह पर। एक गरीब आदमी मेरे पास आया, मेरे कान में कहा कि साहब काम के घंटे कम करो। मैं सुना भी क्या तुम कह रहे हो। मैंने 3 बार उसको पूछा। उसे मुझे समझाया साहब कि मैं नरेगा में जा रहा हूँ, गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर, और गर्मी में काम करना बड़ा मुश्किल होता है मुझे, मिट्टी खोदना। तो मैंने कार में ही फ़ोन किया जयपुर मेरे चीफ सेक्रेटरी को। मैंने कहा भाई पिछली साल भी जब मई का महीना आया था तो हमने काम का टाइम दोपहर की बजाय सुबह कर दिया था। सुबह 6 बजे आओ, 11 बजे वापस चले जाओ। काम के घंटे कम कर दिए थे। इस बार भी आप जल्दी करो। वो गरीब आदमी जो गर्मी में गैदी फावड़ा चलाता है, तगारी उठाता है, तगारी हाथ भी लगा सकता है, इतनी गर्म हो जाती है गर्मी के अंदर। हमने बिना मांगे हुए, मांग किसी ने नहीं करी थी, हमने खुद ने पिछले 3 साल से बिना मांगे हुए मैं खुद मीटिंग बुला के कहता हूँ तगारी मैं गांव-गांव घुमाऊँ। 5 बार मैं MP रहा हूँ, मुझे मालूम है कि गांव में अकाल सूखे में स्थिति क्या होती है। गर्मी पानी गर्म इतना हो जाता है, पीना मुश्किल होता है पानी। कोई बच्चा अलग से वहाँ रहता है, उसका इलाज ध्यान अलग रखो। टाइम पे मजदूरी मिली कि नहीं मिली है, गरीब आदमी को तगारी का हाथ लगा नहीं सकता। हमने सुबह 6 बजे बुलाओ, काम के घंटे कम कर दो, 11 बजे वहाँ पर भेज दो। इस प्रकार की व्यवस्था हमने उस वक्त नहीं करी थी। आज मैंने कहा है आज कल में ऑर्डर निकल जाएंगे, और ये हमेशा के लिए पूरे प्रदेश की सौगात होगी। कानपुर के एक नौजवान की, एक मजदूर की, जिसने मुझे सूचना दी अपने अनुभव की, साहब आप हमेशा करते हो काम के घंटे कम, उसकी भावना ही होगी। इसीलिए उसको विश्वास था कि अगर मैं मुख्यमंत्री को कहूँगा तो मेरी बात पहुँच जाएगी। मुझे खुशी हुई, उस भाई ने आज जो मुझे कहा मैंने इतला करी, जल्दी फैसला करवा देंगे। राजस्थान भर के उन लाखों मजदूरों को जो आज नरेगा में काम करते हैं, उनको एक सौगात मिलेगी। गर्मी का टाइम है, दोपहर की बजाय सुबह जाएंगे और 5 घंटे काम करेंगे, वापस घर जाएंगे। ये व्यवस्था में ताली जोरदार बजा दो, एक और जोरदार बजा दो, बहुत जोर, वेरी गुड, और जोरदार। अरे जो खुशी के मौके होते हैं उनको चूकना नहीं चाहिए। और मेरी वो वसुंधरा जी कह रही है, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, ताली क्यों बजवाते हैं? अरे ताली बजवाते नहीं है, ताली तो एक माहौल बनाने के लिए है। भाई देखो एक अच्छा फैसला हुआ है, अच्छा फैसला हुआ है। अब वो जो उसके बाद में ही पता नहीं उनको क्या हो गया है, क्योंकि इतने आरोप लग चुके हैं उनके ऊपर, बार बार हम क्या उन आरोपों को दोहराएं। अब वो देखते हुए हमारी कमीज, हमारी साड़ी में अगर दाग लग गया है तो सामने वाले के अगर कपड़ों में दाग नहीं लगाएंगे तो चुनाव में कैसे जाएंगे।
उस सिद्धांत के अंतर्गत वो रोज मुख्यमंत्री, मेरे पास एक कटिंग है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊं कि शुरू में वो बोल रही है कोई सोच नहीं सकता। वो कहते हैं मेरा नाम मुख्यमंत्री बार बार लेते रहते हैं, मुख्यमंत्री का नाम ले मैं ले नहीं लूँ, वो तो पूरे सभाओं में मुख्यमंत्री को याद करते रहते हैं और क्या क्या आरोप लगाते हैं वो आप खुद पढ़ते होंगे अखबार के अंदर। और मेरी होटलें बन गई, मेरे फ्लैट ले लिए, मेरे परिवार के लोगों ने खाने ले ली। मैंने कहा वो सब आपके नाम कर दूंगा मैं, मुझे उनका ठिकाना बता दो कहाँ पर होटलें हैं। सारी होटलें आपके नाम, सारे फ्लैट आपके नाम, सारी खाने आपके नाम। आप तो बताओ भाई ये ठिकाना है, ये नंबर की होटल है, ये एड्रेस उसका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भवानी मंडी। पंकज जी मेहता साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य संजय जी गुर्जर साहब, कोटा यूआईटी के चेयरमैन रविंद्र जी त्यागी साहब, मंच पे उपस्थित डग ब्लॉक और भवानी मंडी ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी, आदरणीय मदन सिंह जी साहब, डग पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय रघुराज सिंह जी साहब, मंच पे उपस्थित जिला परिषद के सदस्य आदरणीय बेरू सिंह जी साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी, आदरणीय भगवान सिंह जी, आदरणीय रखब जी जैन साहब, नगर कांग्रेस भवानी मंडी के अध्यक्ष आदरणीय पिंटू जी जैन साहब, मंच पे उपस्थित सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, यहाँ पे इस पंडाल में उपस्थित विधानसभा क्षेत्र डग के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, प्रेस से उपस्थित पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं झालावाड़ जिले में संदेश यात्रा को लेकर आने के लिए आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, आदरणीय डॉक्टर चंद्रभान जी, आदरणीय मुकुल जी वासनिक का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग घर के अंदर। और अब रुक करेंगे भवानी मंडी का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। कोटा के सांसद सुजात सिंह जी, प्रभारी मंत्री मुरारीलाल जी मीणा साहब, आपके लोकप्रिय विधायक मदन वर्मा जी, संजय गुर्जर जी, रघुराज सिंह जी, रविंद्र त्यागी जी, पंकज मेहता जी, मदन महाराज जी हमारे पूर्व विधायक, नारायण सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष जी, मदन सिंह जी, अनूप ठाकुर जी, श्रीमती रुक्मणी मीणा जी, शकुला रावत जी, गजेंद्र सिंह जी परियार, पुखराज जी जैन और हमारे आमिर खान साहब, दिनेश यादव जी, प्रमोद जैन साहब और अन्य तमाम उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कांग्रेस संदेश यात्रा के द्वारा आपके बीच में आने का फिर सौभाग्य मिला। जो माहौल मैं सुबह से देख रहा हूँ और यहाँ जिस रूप में आप बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका आभारी हूँ। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ में हैं, इसलिए आप गांव-गांव, दूर-दूर से चल के आप पर पधारे हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ और कहना चाहूँगा, मेरे पूर्व वक्ता सब बातें आप कह चुके हैं। करीब 4.5 साल होने आए शासन को। आपने बीजेपी के राज को देखा, उसके पहले हम सत्ता में थे, उस संकट को भी आपने देखा जब पूरे मुल्क के अंदर वित्तीय संकट था। एनडीए गवर्नमेंट थी दिल्ली में, वो कुछ कर नहीं पा रही थी, अधिकांश राज्य संकट में फंसे हुए थे, ऊपर से राजस्थान में अकाल सूखा पड़ा हुआ था। फिर भी हमने बिजली के उत्पादन में, चंद्रभान जी उस वक्त में ऊर्जा मंत्री थे, नंबर 1 थे देश के अंदर हम लोग बिजली उत्पादन के अंदर। वो बिजली काम आई बाद में बीजेपी राज के अंदर
उनके काम आए और श्रेय लेने का प्रयास किया, बदनाम हमें अलग से किया, अलग बात है वो। परंतु सड़कें अच्छी बनने लगी पहली बार, अकाल सूखे का प्रबंधन शानदार हुआ, पूरे देश में तारीफ हुई, घर घर में गेहूं पहुंचा, लाखों लोगों को काम मिला, वो भी इतिहास बना। निजी काम हो गए, घर के कमरे बन गए, कुंड बन गए, टांके बन गए, लोगों ने शादी कर ली उस गेहूं से। क्या नहीं हुआ तब भी, उस वक्त में भी। आज जो विपक्ष के लोग घूमते हैं यात्रा निकालते हुए, नए नए आए थे, प्रदेश में यात्रा निकाली, परिवर्तन यात्रा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब सीधा रुख करेंगे झालरापाटन का, जहां सीएम का संबोधन चल रहा है। इसी प्रकार वो कहते थे कि लोग भूख से मरेंगे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए मुंह से। हमने गांव गांव में गेहूं की बोरियां रखवा दी, सरकारी कर्मचारी खड़ा कर दिया हर गांव में, जिम्मेदारी लगा दी, कुछ संकोच में गेहूं नहीं मांगे, उनके घर गेहूं पहुंचा दो। और एक आदमी मैंने कहा, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए भूखे मरने की बातें छोड़ दो, भूख से मरने की बात छोड़ो। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मैं एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा, ये मैंने करके दिखाया था। अब भी वो जुमले कस रहे हैं मीटिंगों के अंदर, कहने को कुछ है नहीं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, घबराए हुए हैं, बुखराए हुए हैं। इतने बौखला गए हैं। हाड़ौती की जो उनकी यात्रा थी, हाड़ौती में जो उनकी यात्रा की धज्जियां उड़ी, उसके बाद में इतने बौखला गए हैं कि क्या नहीं कहा जा रहा है मीटिंगों के अंदर। आप लोग टीवी में सुनते होंगे कैसे आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। और उसी प्रकार की यात्रा को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। जो स्कीम हमारी है, जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है, पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। कई राज्य सरकारों के लोग आके देख रहे हैं, हमारे अधिकारियों को बुला रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO, WHO, उनके लोग आके देख रहे हैं, डॉक्टर्स, भाई ऐसी शानदार योजना है, दवाएं फ्री कर दी सबकी। अब दवाएं कहीं कुछ कम पड़ जाती है, 6 दवाई लिखी डॉक्टर ने, एक नहीं मिलती है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं मिलता है, कहीं टीचर नहीं मिलता है। ये कोई राजस्थान की बात नहीं है। जब शासन बीजेपी का हो, चाहे कोई राज्य हो, मध्य प्रदेश आप पड़ोस में है, पता कर लीजिए, कोई राज्य ऐसा नहीं होगा देश के अंदर जहाँ पर डॉक्टरों की, टीचर की कमी रहती है, बढ़ती है। पर हमारी गवर्नमेंट ने आज 1,50,000 लोगों की भर्ती करी है। 30,000 टीचर्स हैं, सेकेंड ग्रेड के टीचर अलग हैं 10,000। 1,65,000 की भर्ती और शुरू हो रही है डिपार्टमेंट के अंदर। 40,000 टीचर होंगे उसके अंदर थर्ड ग्रेड के। कोई कमी नहीं रख रहे हैं। पर गांव में डॉक्टर जाते नहीं है, नर्स जाती नहीं है, टीचर नहीं है, कोई नई बात नहीं हुई है।